बाबा रामदेव, आपने ये गलत दावा क्यों किया कोर्ट में कि आप कोरोनिल से इलाज करेंगे? सही बाबा रामदेव, रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? अरे सर, ठीक है। अरे हाँ, ठीक है, आप हाथ तो छोड़ मेरा। ऐसे नहीं कर सकते। कुछ कर नहीं रहा हूँ सर, कुछ कर थोड़ी रहा हूँ। आप हाथ ऐसे पकड़ थोड़ी सकते हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला बाबा रामदेव जी? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? आपका ये ऐसे ऐसे करोगे? रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला आपने? माफीनामे को अस्वीकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने आपके माफीनामे को अस्वीकार कर दिया, क्या कहोगे? नमस्कार दोस्तों, अभी आपने देखा कि बाबा रामदेव कैसे सवालों से भागते हुए, कैमरे की जद में आने से भागते हुए कैसे दाएं बाएं होकर निकल गए। क्या सवाल पूछा जा रहा था रामदेव से? रामदेव जी, आपने झूठा दावा क्यों किया कि कोरोनिल से इलाज करेंगे? रामदेव जी, आपने सुप्रीम कोर्ट में झूठ क्यों बोला? रामदेव जी, आपके माफीनामे को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया, आप क्या कहोगे? सुप्रीम कोर्ट में तैनात एक रिपोर्टर ओवैस उस्मानी बाबा रामदेव से सवाल पूछते रहे और रामदेव सवालों से बचकर निकल गए। रामदेव के साथ चल रहे उनके सुरक्षा कर्मियों ने रिपोर्टर को किनारे करने की भी कोशिश की ताकि कैमरे के फ्रेम से किसी ढंग से रामदेव बच जाए, लेकिन उस्मानी तब तक सवाल पूछते रहे जब तक रामदेव वाकई फ्रेम से बाहर निकलकर वहां से रफू चक्कर होने में कामयाब नहीं हो गए। अब मामला क्या है, जरा गौर से सुनिए। योग गुरु से कारोबारी बने रामदेव और उनके बिजनेस पार्टनर आचार्य बालकृष्ण की आज सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। मोदी की सत्ता के दम पर अपने साम्राज्य को विस्तार देने में जुटे रामदेव और बालकृष्ण को रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब सुप्रीम कोर्ट के हंटर की जद में आकर उन्हें ये दिन भी देखने पड़ेंगे। इन्हें अंदाजा नहीं था कि तमाम तरह की बीमारियों को ठीक करने के फर्जी दावे करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी ऐसे दावों वाले विज्ञापन छपवाने के जुर्म में इन्हें यूं देश की सबसे बड़ी अदालत में आकर जलील होना पड़ेगा, बिना शर्त माफी मांगनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे मी लॉर्ड। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच के सामने रामदेव की हेकड़ी भी गुम थी और सत्ता के करीबी होने का गुमान भी दम तोड़ चुका था। सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश के बाद भी पतंजलि की तरफ से अखबारों में भ्रामक विज्ञापन छपवाने वाले रामदेव और उनके बिजनेस पार्टनर बालकृष्ण के वकीलों की बहानेबाजी सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच के सामने फेल हो गई। सुप्रीम कोर्ट के इस फरमान के बाद दोनों तेजी से भागते हुए निकले कि अगले 7 दिनों के भीतर उन्हें अपना जवाब दाखिल करना होगा और अगली सुनवाई पर दोनों को कोर्ट रूम में मौजूद रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट रामदेव की माफी को मानने से इनकार कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट के जजों की बेंच ने कहा आज कि रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ झूठी बयानबाजी का केस चलवाने का आदेश भी हम रजिस्ट्रार को देते हैं। क्या दिन देखने पड़े आज सुप्रीम कोर्ट में रामदेव को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रामदेव की तरफ से दायर दस्तावेजों में जालसाजी का मामला भी है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा कि आपने अब तक आंखें मूंद करके क्यों रखी। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों ने रामदेव की कैसे क्लास ली और रामदेव के वकीलों की दलीलों पर जजों ने क्या क्या कहा, विस्तार से आज हम आपको बताने वाले हैं। गौर से सुनते जाइए और सोचिए कि बाबा रामदेव को इतनी ताकत कहां से मिलती है, इतनी हिम्मत कहां से मिलती है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों या आदेशों को ताक पर रखकर विज्ञापन छपवाते। हालांकि आज कानून के लंबे हाथ से रामदेव को कुछ तमाचे जरूर पड़े हैं। शुरुआत बैकग्राउंड से करते हैं, फ्लैशबैक से, ताकि पूरी बात आपको समझ में आए। दरअसल मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट में पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने भ्रामक विज्ञापन को लेकर याचिका दायर कर रखी है। 17 अगस्त 2022 से इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। याचिका में कहा गया था कि पतंजलि ने कोविड वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ निगेटिव प्रचार किया
और खुद की आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया। कई तारीखों पर सुनवाई के बाद 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के किसी भी औषधीय उत्पाद के विज्ञापन पर रोक लगा दी कि आप ऐसे विज्ञापन अखबारों में ऐसे दावे वाले विज्ञापन नहीं छपवा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ रोक ही नहीं लगाई, पतंजलि को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनके उत्पादों को लेकर इसी तरह के भ्रामक विज्ञापन छपते रहे तो उन पर 1 करोड़ का जुर्माना लग सकता है। उसके बाद कोई क्या करता? कोई भी दूसरी कंपनी होती, बंद कर देता। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को भविष्य में इस तरह के भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने से बचने की भी सलाह दी और कहा कि पतंजलि को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह प्रेस से इस तरह के बयान देने से दूरी बनाए रखे, मतलब जिस तरह से बयान देते थे एलोपैथी बनाम आयुर्वेद, और हर समय एलोपैथी का माखौल उड़ाते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद भी रामदेव अपना धंधा चमकाते रहे और उन्होंने विज्ञापन भी दिया। आईएमए की यह याचिका पतंजलि आयुर्वेद के उस दावे के खिलाफ थी जिसमें कहा गया था कि उनके प्रोडक्ट कोरोनिल और स्वसारी से कोरोना का इलाज किया जा सकता है। हालांकि जून 2022 में अगर देखें तो रामदेव की जो कोरोनिल और स्वसारी जैसी दवाएं थी उसको मोदी सरकार के मंत्रियों ने बाकायदा मीडिया के सामने लॉन्च किया था, तस्वीरें खिंचवाकर। खुद स्वास्थ्य मंत्री तब के हर्षवर्धन और केंद्रीय मंत्री अब के भी नितिन गडकरी रामदेव के साथ मंच पर मौजूद थे। मतलब केंद्र सरकार के मंत्रियों के संरक्षण में सब कुछ हुआ। उन दिनों रामदेव योगा के अपने मंचों से एलोपैथी की खिल्ली उड़ाया करते थे, एलोपैथिक डॉक्टरों का माखौल उड़ाते थे, वैक्सीनेशन का माखौल उड़ाते थे और कोविड के उपचार के लिए अपनी दवाएं बेचने का धंधा कर रहे थे। और ये सब खुलेआम डंके की चोट पर रामदेव कर रहे थे। हजारों लोग मोदी को टैग करके रामदेव की इन करतूतों के बारे में बता रहे थे, लेकिन मोदी भला रामदेव का कोई नुकसान कैसे कर सकते थे? मोदी चुप रहे, रामदेव बोलते रहे। तीसरा बोले मुझे डॉक्टर बनना है, टर 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 करते रहते, टर बनना है, टर डॉक्टर 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी? तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन, जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी, आई एम ए डॉक्टर। हाँ। देश में कोविड से मौतें हो रही थी और धंधेबाज रामदेव अपनी दवाएं बेचने के लिए तरह तरह के प्रपंच कर रहे थे। इस मामले ने जब तूल पकड़ा और उनकी कंपनी को आयुष मंत्रालय ने फटकार लगानी पड़ी, बल्कि और उन दवाओं के प्रमोशन पर तुरंत रोक लगानी पड़ी। रामदेव के दावों से नाराज डॉक्टरों के संगठनों ने जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रामदेव को झटका तो लगा, लेकिन रामदेव अपनी फितरत से बाज नहीं आए। जरा सोचिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतना कह देने के बाद कि अगर आपने ऐसे भ्रामक विज्ञापन छापे तो 1 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, रामदेव की अकड़ ढीली नहीं हुई। मोदी से निकटता के दम पर सबको ठेंगे पर रखने वाले रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद ने न सिर्फ बीमारियों को ठीक करने के दावों वाले भ्रामक विज्ञापन अखबारों में छपवाए, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान उठा। 27 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव के रवैये पर सख्त नाराजगी जताई और अंतरिम ऑर्डर पास करके पतंजलि आयुर्वेद की दवाओं पर पाबंदी लगा दी। जस्टिस सीमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि पतंजलि ऐसे भ्रामक विज्ञापन देकर देश के साथ धोखा कर रही है। उनकी दवाओं से बीमारियों का इलाज हो जाएगा, इसका कोई सबूत नहीं है, यह साफ साफ जजों ने कहा। कोर्ट ने पतंजलि के संस्थापकों रामदेव और बालकृष्ण को झूठे विज्ञापन देने के लिए फटकार लगाते हुए मानहानि का नोटिस भी जारी कर दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार की भी खिंचाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा, पूरे देश को धोखा दिया जा रहा है, धोखा दिया गया और 2 साल से आप इंतजार कर रहे हैं। यह सब हुआ, लेकिन रामदेव बाज नहीं आए। उस वक्त जो ये डांट फटकार हुई थी, उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने के जजों ने यहां तक कहा था, क्या आप कहते हैं कि भ्रामक विज्ञापन नहीं देंगे, मतलब आप कहते हैं कि हमने 50 करोड़ का एक रिसर्च लैब बनाया है, लेकिन आप केवल साधारण ऐड दे सकते हैं
और उसके बाद इस ऐड में अगर ऐसे ऐड आए तो हम 2 लोगों को पक्षकार बनाएंगे जिनकी तस्वीर विज्ञापन पर है, उन्हें नोटिस जारी करेंगे और अपना जवाब व्यक्तिगत तौर पर दाखिल करना होगा। हम नहीं जानना चाहते कौन क्या है, हम पक्षकार बनाएंगे। और केंद्र सरकार से भी कहा कि आप इस पर नजर रखें। और उसके बाद इतना कुछ कहने के बाद, बल्कि विज्ञापन चूंकि छप चुका था उसके बाद भी, तो इतना कुछ कहने के बाद जस्टिस अमानुल्लाह ने यह भी कहा कि आपने कोर्ट के आदेश के बाद भी यह विज्ञापन लाने का काम किया है। हम एक बहुत सख्त आदेश पारित करने जा रहे हैं, आप कोर्ट को उकसा रहे हैं। जस्टिस ने कहा आप कैसे कह सकते हैं बीमारी ठीक कर देंगे? हमारी चेतावनी के बावजूद आप कह रहे हैं हमारी चीजें रासायनिक आधारित दवाओं से बेहतर है। केंद्र सरकार को भी एक्शन लेना चाहिए। ये दूसरी सुनवाई के दौरान हुआ जब वो विज्ञापन छपवा चुके थे। लेकिन उसके बाद फिर उसी चूंकि अवमानना का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, तो अब उस मामले पर एक बीच की तारीख थी और अभी फाइनल जब रामदेव कोर्ट में हाजिर हुए। तो आज बहुत तल्ख तेवर थे सुप्रीम कोर्ट के जजों के, और अदालत ने अब अगली तारीख उन्हें कहा है कि 10 अप्रैल तक हाजिर हुई है। और जो कुछ अदालत में जो जजों के दो जज मतलब जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह और वकीलों ने, उनकी तरफ से वकीलों ने किया, मैं थोड़ा सा कुछ हिस्सा आपको बताता हूं जिससे आपको समझ में आए। जैसे जो वकील थे रामदेव के बलबीर सिंह, उन्होंने माफ़ीनामा पढ़ा तो अदालत ने कहा ऐसे मामलों में आदेशों का उल्लंघन करने वाला माफ़ी मांगता है, हमें रामदेव के वकील का माफ़ीनामा नहीं सुनना है। ये दैनिक भास्कर के हवाले से बता रहा हूँ। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह के बेंच ने कहा हम दोनों के खिलाफ झूठी बयानबाजी का केस चलाने का निर्देश रजिस्ट्रार को देते हैं, तैयार रहिएगा। तब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद रामदेव और बालकृष्ण कोर्ट रूम पहुंचे और रामदेव ने बिना शर्त माफी मांगी। बेंच ने कहा केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं, देश की हर अदालत के सम्मान होना चाहिए। आपको अदालत के निर्देशों का पालन करना था, आपने हर सीमा लांघी। अदालत ने कहा जब पतंजलि हर कस्बे में जाकर कह रही थी कि एलोपैथी से कोविड में कोई राहत नहीं मिलती, तो केंद्र ने अपनी आंखें क्यों बंद कर रखी थी। उसके बाद इसमें जो सुनवाई के दौरान जो बहस हुई उसका कुछ हिस्सा, जैसे जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आपके पास जो कुछ भी है उसे फाइल कर दीजिए, हम आपको 1 हफ्ते का आखिरी मौका देते हैं, सभी लोग सुनवाई में मौजूद रहें। उसके बाद जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि हम दोनों के खिलाफ झूठी गवाही देने का केस तैयार कर रहे हैं, केस भी कर रहे हैं, हम रजिस्ट्रार को निर्देश देते हैं। आपने जस्टिस हिमा कोहली ने कहा आप कह रहे हैं दस्तावेज अटैच किए हैं, लेकिन दस्तावेज बाद में तैयार किए गए, साफ तौर पर झूठी गवाही का मामला है। हम आपके लिए दरवाजे बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमने आपको देखा वो बता रहे हैं। अब ये झूठी गवाही का क्या मामला, थोड़ा सा मुझे समझना होगा कि ये स्पेसिफिक क्या है। खैर, उसके बाद जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि हमारे पास आयुष स्कीम के सवाल हैं, आपने पतंजलि को नोटिस भेजा और उसने जवाब दाखिल किया, यह जवाब हमारे सामने क्यों नहीं आया? हमें आश्चर्य है कि ऐसा क्यों हुआ। कोविड आया था और आपने खुद कहा था कि मुख्य दवा जो है बेस्ट सप्लीमेंट है, लेकिन इसकी घोषणा इस तरह से क्यों नहीं हुई? कोविड के दौरान कुछ भी केंद्र सरकार के मर्जी के बिना नहीं हो रहा था, आपने इसे बताने के लिए कुछ नहीं कहा। केंद्र सरकार को जो फटकार लगाई उसके बारे में है। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा हम एफिडेविट फाइल करने के लिए और मौका नहीं देंगे। पहले उन्होंने जवाब नहीं दिया, दोबारा ऐसा नहीं किया, अब उनके पास एफिडेविट हैं, उन्होंने हमारे सामने सबमिट नहीं किया, हम क्या करें? इस तरह से बहस के दौरान की कुछ बातें हैं। एडवोकेट बलबीर सिंह ने कहा खुद माफ़ी मांगना चाहते हैं, हम बेहतर एफिडेविट फाइल करेंगे, हलफनामा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कुछ सुनना नहीं चाहते, हम पहले कंटेम्प्ट का मामला ख़त्म करेंगे, आप अदालत में थोड़ा समझदार हो जाएंगे। आपके पहले मिस्टर रोहतगी थे और वो दोनों पार्टियों के लिए पेश हुए थे, उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया था कि हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा कि आप अपने ही जाल में फंस गए हैं, पहले किसी वकील को नहीं आना चाहिए था, पहला आदमी वो होना चाहिए जिसकी जुबान पर माफ़ी हो। एडवोकेट बलबीर सिंह ने कहा मेरा फैसला था, वो यहाँ ना आए, मैं माफ़ी दाखिल करूँ। मतलब एडवोकेट उनकी तरफ से माफ़ीनामा दाखिल कर रहे थे। तो जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा कि मानहानि वाले को बुलाया गया है तो वकील की ज़रूरत नहीं, बेसिक है, हम आपको बेसिक नहीं समझाएंगे। जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा कि हम यहाँ एडवोकेट बलबीर सिंह का माफ़ीनामा सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये सब हुआ, बहुत कुछ कोर्ट में हुआ। जस्टिस कोहली ने कहा, हिमा कोहली ने, हम हलफनामा चाहते हैं, इस कंटेंट को गंभीरता से लीजिए, आप यहाँ से जाएंगे और 24 घंटे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यह दिखाता है कि आप
को कोर्ट की कार्यवाही के बारे में पता है, आप उसका उल्लंघन कर रहे हैं। और उसके बाद जो पिछली बार जो कोर्ट ने ऑर्डर किया था, उसके बाद इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अगले दिन, उसका जिक्र किया कि 24 घंटे के भीतर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या इसके बारे में आपको जानकारी है? तो एडवोकेट जो बलबीर सिंह, उन्होंने कहा एक गलती है, कोर्ट के जस्टिस का सम्मान नहीं किया जा सकता है, सबक सीखना होगा। तो जस्टिस अमानतुल्लाह ने कहा ऐसा पाखंड है, आप कह रहे हैं, अगर अदालत को लगता है कृपया अपनी भाषा को देखिए। मतलब ये सब बहुत सारी चीज़ें, कोर्ट में उतना विस्तार से नहीं जा रहा हूँ। और कुल मिलाकर रामदेव के लिए अगर देखें तो एक बड़ा झटके का दिन था, और रामदेव को आज कोर्ट में वो सब सुनना पड़ा जो उन्हें कभी नहीं सुनना पड़ा, क्योंकि इस दौर में ये हुआ है 7 सालों में 50 बार ऐसी तस्वीरें आप देखेंगे किस तरह से रामदेव और मोदी के रिश्ते हैं। मोदी को रामदेव कुछ सालों पहले बुला चुके थे हरिद्वार में एक बड़े समारोह में, और उनको राष्ट्र ऋषि घोषित कर चुके थे। 2024 के पहले चुनावी सभाएं एक तरह से रामदेव करने लगे थे, योग सभाओं की आड़ में, योग शिविरों की आड़ में एक तरह से चुनावी सभाएं की थी उन्होंने 2014 के पहले, माफ करें, और 2019 के पहले भी, लेकिन खासतौर से 2014 के पहले। और रामदेव और मोदी का रिश्ता जग जाहिर है। रामदेव ने 2012, 13, 14 में जिस तरह से मोदी के लिए खुलेआम वोट मांगा, जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, उस समय तो काला धन का जिक्र रामदेव ही करते थे कि काला धन, अगर कितने लाख करोड़ का काला धन भारत में आ जाएगा और पूरे देश में न जाने क्या होगा। वही मोदी जी ने 15 लाख का जुमला उछाला, रामदेव भी बहुत कुछ करते थे। तो सत्ता और मोदी का रिश्ता, मतलब सत्ता और रामदेव का रिश्ता, और 10 साल में उनका विस्तार, और उसी विस्तार की वजह से इस तरह के विज्ञापन। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अब अगली तारीख है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आज का दिन रामदेव के लिए बुरी खबर का दिन जरूर था। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं दोस्तों।